आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप दोस्तों। ईरान से आज एक बड़ी खबर सामने आई है और ये ईरान के लिए एक दिन का दूसरा बड़ा झटका बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC के कर्नल मेहदी रहीमी को हुकूमत मुखालिफ प्रोटेस्टर्स ने मार दिया है। बताया जा रहा है कि यही वो अफसर थे जिन पर 3 जनवरी को मलिक शाही में आगजनी कर रहे प्रोटेस्टर्स पर गोली चलवाने का हुक्म देने का इल्ज़ाम था। उस फायरिंग में कई लोग मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे। उसी इंसिडेंट के बाद बचे हुए प्रोटेस्टर्स ने कर्नल रहीमी की पहचान की, उनका पता निकाला और फिर सीधे उनके घर तक पहुंचकर उन्हें कत्ल कर दिया। आज जो हुआ उसे ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट और टकराव के सबसे खतरनाक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस कत्ल की ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान के अंदर आग अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, सिस्टम के अंदर तक पहुंच चुकी है और निज़ाम से जुड़े लोगों को अब चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये और बात है कि ईरान के दुश्मनों का भी यही हाल हो रहा है। ईरान से दूसरी बड़ी अपडेट। ईरान में बवाल पर टॉप सिक्योरिटी लीडर ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम ऐलान किया है। ईरान की सबसे ऊंची सिक्योरिटी बॉडी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी, जो कि आयतुल्लाह खामेनी के मेन एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि मुल्क में इनसिक्योरिटी और सुरक्षा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूरी हो गई है। उनका कहना है कि जो लोग दंगे भड़का रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं और सरकारी और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके साथ नरमी नहीं होनी चाहिए और अब नरमी बिल्कुल बरती नहीं जाएगी। ईरान के स्टेट टीवी को दिए इंटरव्यू में अली लारिजानी ने सीधे तौर पर जुडिशरी से ये कहा है कि अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस एक्शन का वक्त है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जिन शहरों में वायलेंस फैला है, हिंसा फैली है, वहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा बल्कि जानबूझकर इंस्टेबिलिटी पैदा की जा रही है ताकि मुल्क पटरी से उतर जाए। लारिजानी ने यह भी इशारा किया कि इन दंगों में शामिल लोग आम नाराज आवाम नहीं हैं बल्कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हालात बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि अब लोग मारे जा रहे हैं और सरकारी इमारतें जलाई जा रही हैं और आम लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गए हैं, तो स्टेट को अब सख्ती दिखानी पड़ेगी और ये अब होना ही चाहिए। ये खुला ऐलान है कि अब बख्शे नहीं जाएंगे प्रोटेस्टर्स, वो जो दंगा कर रहे हैं। ईरान की लीडरशिप का ये बयान साफ मैसेज देता है कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी और जुडिशियल एक्शन और तेज हो सकता है। सरकार इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल मान रही है। लेकिन एक सवाल यही है कि इसी सख्ती को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमला करने की धमकी दे रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स पर अगर ज़्यादा सख्ती हुई या उनको ज़्यादा मारा गया बड़ी तादाद में, तो फिर हम उन्हें बचाने आएंगे। तो ईरान लगता है कि पूरी तरीके से टक्कर लेने के मूड में आ चुका है। इससे पहले आपको पता है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कह ही चुके हैं कि अगर अमेरिका ने हम पर कोई हमला किया तो हम न सिर्फ अमेरिका के अड्डों को मिडिल ईस्ट में निशाना बनाएंगे बल्कि इसराइल को भी ठोकेंगे। तो फिलहाल तो टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है, हालात सही नहीं है। ईरान से जुड़ी कुछ और अहम खबरें और इसराइल में हो रही एक बड़ी मीटिंग, उसकी भी खबर आगे है, लेकिन उससे पहले एक खबर और उस खबर के 2 पार्ट, उनका जिक्र कर लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज ये खबर कहीं पीछे दब गई जबकि ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर मिलिट्री प्लान बनाने का हुक्म दे दिया है, यानी ग्रीनलैंड पर हमला हो सकता है और बाकायदा ये हमला होगा, वेनेजुएला जैसा नहीं कि एक ऑपरेशन हो। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा और ख़तरनाक कदम उठाया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री चीफ्स को ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बाकायदा इन्वेजन प्लान यानी हमले का प्लान तैयार करने को कहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप के आसपास मौजूद हार्ड लाइन लोग, खासतौर पर स्टीफन मिलर, इस पूरे मसले को एक अग्रेसिव डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, एक आक्रामक दिशा में धकेल रहे हैं। ट्रंप का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड आसान तरीके से नहीं मिला तो सख्त तरीका अपनाया जाएगा क्योंकि अमेरिका रूस और चाइना को आर्कटिक में अपने बराबर या पड़ोसी के तौर पर देखना नहीं चाहता। ग्रीनलैंड में रशिया और चाइना की प्रेजेंस डोनाल्ड ट्रंप को खटक रही है और डर भी उसी से लग रहा है। इस बयान के बाद ग्रीनलैंड पर होल्ड रखने वाले डेनमार्क में हड़कंप मच गया। डेनमार्क साफ कह चुका है कि ग्रीनलैंड ना बिकेगा, ना ही किसी को इसके कब्जे की इजाज़त दी जाएगी। इसी टेंशन के बीच अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की डेनमार्क से अहम मीटिंग होने वाली है। यहाँ ग्रीनलैंड मसले पर सीधी बातचीत होगी
ऑफर होगा या धमकी दी जाएगी पता नहीं। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस यानी डेल्टा फोर्स से जुड़ी यूनिट्स को शुरुआती लेवल पर टास्क दे दिए गए, लेकिन जॉइंट चीफ्स ने इस प्लान पर सख्त एतराज जताया, अमेरिका के जॉइंट चीफ ने, क्योंकि ना तो इसे कांग्रेस यानी कि अमेरिकी पार्लियामेंट की मंजूरी मिली है और ना ही इंटरनेशनल कानून इसकी इजाजत देता है कि ट्रंप जाएं और किसी मुल्क पर हमला करके उसे कब्जा लें या किसी मुल्क के हिस्से को। रूस और चाइना की आर्कटिक एक्टिविटी, नए सी रूट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की दौड़ ने इस आग में घी डाल दिया है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फीला जजीरा नहीं रहा, बल्कि ट्रंप की नई वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फ्रंट लाइन बन चुका है और यही वजह है कि नाटो के अंदर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब इस खबर का दूसरा अहम या ज्यादा अहम और हिला देने वाला पार्ट सुन लीजिए। बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ नाटो इकट्ठा हो रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप अलर्ट मोड में है। ट्रंप को रोकने के लिए नाटो की फौज ग्रीनलैंड में तैनात हो सकती है। ये आपस में दो फाड़ की खबर है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के बड़े मुल्क अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे, बल्कि अंदर खाने फौजी ऑप्शन पर भी सोच उनकी शुरू हो चुकी है। हेडलाइंस पढ़ लीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के सीनियर फौजी और पॉलिसी मेकर लोग आपस में बैठकर ये स्केच बना रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो नाटो की फौज, जहाज और फाइटर जेट्स ग्रीनलैंड में कैसे तैनात किए जाएं। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। ये सारी प्लानिंग इस नाम पर बताई जा रही है कि आर्कटिक रीजन में रूस और चाइना की बढ़ती एक्टिविटी को रोका जाए, लेकिन असली डर कहीं और का है। डर है डोनाल्ड ट्रंप का। वरना रूस और चाइना की एक्टिविटी तो बहुत पहले से है। जब ट्रंप कह रहे हैं कब्जा करेंगे, तब क्यों एक्टिव हो रहे हैं ये यूरोप वाले? ट्रंप ने वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए, उसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर भी खुले लफ्जों में कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन अब उनको चाहिए। यही बात यूरोप को सबसे ज्यादा डरा रही है। यूरोप जानता है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये डेनमार्क का इलाका है, नाटो का हिस्सा है और जमीन के नीचे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अमेरिका की नजर उसी पर है। ऊपर से इसकी लोकेशन ऐसी है बड़ी स्ट्रेटेजिक कि अमेरिका, रूस और चाइना तीनों की नजर वहां पर टिकी हुई है। अब यूरोप का डर यह है कि अगर ट्रंप ने जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो नाटो अंदर से टूट सकता है। इसीलिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी एक बैकडोर प्लान पर सोच रहे हैं कि नाटो की मौजूदगी बढ़ा दी जाए, ग्रीनलैंड में एक्सरसाइज करवाई जाए या एक टेम्पररी फोर्स बैठा दी जाए, ताकि अमेरिका के लिए कोई सीधा रास्ता ना बचे। हमेशा याद रखिएगा, जहां से उम्मीद नहीं होती है काम वहीं से होता है। लोगों को लगता है कभी नाटो टूट नहीं सकता। ध्यान रखिए, जो साथी होते हैं ना वही दुश्मन बनते हैं कभी आगे चलकर। अब ईरान की एक दो खबर और सुन लीजिए सर। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ईरान की, उन्होंने आज 11 जनवरी में यह हेडलाइन दी है कि रॉयटर्स ट्रेन्ड बाय आउटसाइडर्स इरानियन प्रेसिडेंट। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कहा कि जो दंगाई हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं ईरान में, वो उनको बाकायदा ट्रेनिंग मिली है और उनको ट्रेनिंग दी है आउटसाइडर्स ने। हु आर द आउटसाइडर्स इन ईरान? वही लोग जो बाहर के एजेंट हैं, यानी मोसाद पर सीधा इल्जाम है। ये यानी बाकायदा ट्रेनिंग लिए हुए दंगाई हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में भी जब दंगा हुआ था तो यही कहा, जिससे मिले कि आपके पड़ोसी का घर जला दिया, आपको पता नहीं चला। उन्हें कैसे पता चला ये मुसलमान का घर है? बोले हमें नहीं भैया पता, बाहर से आए थे दंगाई, बाहर से आए थे। उन्होंने मस्जिदों में ब्लास्ट किए। एकदम से दंगा नहीं हुआ था, उसकी साजिश रची जा रही थी। पेट्रोमैक्स से, गैस सिलेंडर से ब्लास्ट किए। उन्होंने ट्रेनिंग ली है कहीं गांवों में। दूर से लोगों को टेलीस्कोप लगा, उसका दूरबीन लगाकर गोली मारी गई, उसकी निशानेबाजी की गई होगी, प्रैक्टिस की गई होगी। दंगे एकदम से नहीं होते हैं, दंगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। आज भी दंगों की ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी गंदी ताकत हो, हिटलर से लेकर नेपोलियन तक या कोई भी, कभी टिका नहीं है। आज कौन कहाँ है किसी को पता नहीं है। नाथुराम गोडसे जैसे आतंकवादी भी, जो भारत के, आज़ाद भारत के पहले आतंकवादी के तौर पर दर्ज हुआ, उसको भी चंद ही लोग मक्खी के बीट के बराबर पूछते हैं, मानते हैं। बाकी दुनिया गांधी को मानती है।
गांधी याद रखे जाते हैं, गोडसे खत्म हो जाते हैं। यही यहां होगा। जो लोग ईरान को बर्बाद कर रहे हैं वो भुला दिए जाएंगे, जो ईरान को आबाद रखेंगे, जोड़ कर रखेंगे, वो याद रखे जाएंगे। नेतन्याहू ने एड्रेस किया ईरान के लोगों को, कहा कि वी विल बी पार्टनर्स अगेन, हम फिर से अब पार्टनर्स बनेंगे, और कहा कि आपकी रिजीम चेंज होगी। वी ऑल होप दैट द पर्शियन नेशन विल सून बी फ्रीड फ्रॉम द योक ऑफ टायरनी। कहते हैं ये जो जुल्म और कत्ल गारत की जो हुकूमत की दौर है, सबसे आपको आज़ादी मिलेगी, जल्द निजात मिलेगी। हमें ऐसा लगता है और वो दिन करीब हैं कि हम फिर से एक साथ होंगे, एक साथ कारोबार करेंगे, एक साथ मिलकर खुशी से जिएंगे। ये इन्हें लगता है, क्योंकि इन्हीं के जैसे लोग ये लाना चाहते हैं। मोसाद टू ईरानियंस, वी आर विद यू। और इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? वॉर क्राइम के। मोसाद टू ईरानियंस, मोसाद ने भी ईरानियों से कहा है, वी आर विद यू इन द स्ट्रीट्स, हर गली में हम तुम्हारे साथ हैं। ये खुला ऐलान है किसी मुल्क की सिक्योरिटी सर्विस का, एजेंसी का, कि दूसरे मुल्क में वो जो कोहराम मच रहा है उसमें वो अपने रोल को दुनिया के सामने कबूल रहा है। वो कहता है कि गो आउट टुगेदर इनटू द स्ट्रीट्स, द टाइम हैज़ कम, वक्त आ गया है, एक साथ उतरो सड़कों पर और सब कुछ पलट के रख दो। एक और ईरान का जो एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है, लेट्स लिबरेट ईरान, आइए ईरान को आज़ाद करवाते हैं, मेक इट ग्रेट अगेन, और फिर से उसे महान बनाते हैं। ये रज़ा पहलवी का बयान है। और कहा है कि यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड योर लीगेसी एज अ मैन ऑफ कमिटेड टू पीस एंड फाइटिंग इविल फोर्सेस। डोनाल्ड ट्रंप, आपने अपनी इमेज बना ली है, आपने अपनी इमेज बनाई है, आप दुनिया में मशहूर हैं, आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं, अपनी लीगेसी आपने इस्टेब्लिश की है कि आप अमन कायम करना चाहते हैं और जो शैतानी ताकतें हैं उनसे लड़कर उन्हें मात देना जानते हैं या चाहते हैं। आप बराक ओबामा और जो बाइडेन की तरह नहीं हैं। चलिए एक काम करते हैं कि हम लोग अपना इत्तेहाद कायम करते हैं, हम पार्टनर बनते हैं और ईरान को वो मौका देते हैं जिसमें वो तरक्की कर सके। हर कोई अपने अपने लिए कुछ जगह ढूंढ रहा है और इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है ईयू से कि ईयू को वो कदम उठा ही लेना चाहिए जिसमें वो ईरान की IRGC को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर दर्ज करते हैं, और ये हुआ तो ईरान के खिलाफ बहुत कुछ होगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी जो आपको अब तक देनी थी। पढ़ने के अलावा सोते भी हैं, इंसान होने के नाते इंसान वाले काम भी हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, वो सब निभाने में वक्त निकल जाता है। आपको एक बात बता दूं, मेरे पास वीडियो एडिटर्स हैं, मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजर हैं, मेरे पास ग्राफिक वाले लोग हैं, लेकिन मेरे पास जर्नलिस्ट कोई नहीं है जो रिसर्च करे, पढ़े या लिखे। वो सारा काम और एंकरिंग का काम मेरा है। बाकी अपनी टीम को सोच देना कि ऐसे काम होना, वो भी मेरा काम है। लिहाजा मुझे खुद अकेले पढ़ने में, समझने में, चीज़ें संभालने में और जमा करने में, एलिमेंट्स और टाइमलाइन जुटाने में, बनाने में वक्त लगता है, इसलिए वीडियो कम आते हैं। लिहाजा माफ़ रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।